नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप। मेरा नाम निशांत स्वराज हुआ और आप देख रहे हैं रोजगार का जुगाड़ चैनल, जहां आपको मिलता है सरकारी नौकरी का सबसे आसान और सबसे बेहतरीन तरीका। जैसा कि करंट अफेयर का दौर जारी था और आज का तारीख है आपका 11 सितंबर। और इससे पहले आपने बहुत साथ दिया है, अच्छा कमेंट आता है, जो सवाल दिया जाता है आप उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, जो इससे पता चलता है कि आप मेहनत कर रहे हैं। और एक सप्ताह में आपका जो भी खेल से संबंधित आपका जो भी प्राइज होता है, जो भी आयोजन होता है, वो आपको हर सप्ताह के अंत में एक अलग से जो बुक लिखा गया है उसका अलग से क्लास लिया जाएगा। आपका जो खेल का आयोजन हुआ है, पुरस्कार जो हुआ है या अपॉइंटमेंट जो हुआ है, नियुक्ति हुआ है, एक सप्ताह में जितना भी हुआ है वो आपका एक वीडियो बना के डाल दिया जाएगा, ताकि आपको अलग से याद करना ना पड़े। यानी डेली का काम डेली हो जाना चाहिए हर बार की तरह। तो आज का तारीख है आपको 11 सितंबर। तो 11 सितंबर का स्टार्ट करते हैं करंट अफेयर, जो भी महत्वपूर्ण घटना घटी है देश विदेश में। चलिए, पहला सवाल अपॉइंटमेंट से है, नियुक्ति से है, वो भी राष्ट्रपति हैं। नंबर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर जो क्वेश्चन है वो नियुक्ति या अपॉइंटमेंट में से है। तो मोहम्मद इरफान अली को किस देश का राष्ट्रपति फिर से चुना गया है, यानी री इलेक्ट हुए हैं, यानी इससे पहले भी राष्ट्रपति यही थे, ये दोबारा राष्ट्रपति बने हैं। तो ऑप्शन क्या है? ऑप्शन है आपका सुरीनाम है, बारबाडोस है, क्यूबा है, गुयाना है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा गुयाना। इसका जो आंसर होगा वो है गुयाना। तो चलिए हम गुयाना के बारे में जान लेते हैं। यानी गुयाना के अगर पूछेगा कि वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है, तो अब वो क्या बोलना है? मोहम्मद इरफान अली। तो चलिए हम थोड़ा सा गुयाना के बारे में जान लेते हैं। गुयाना की जो राजधानी है वो आपका जॉर्ज टाउन है। जो राजधानी है वो क्या है? वो है आपका जॉर्ज टाउन। और आप बताइए कि गुयाना किस महादेश में आता है? गुयाना किस महादेश में आता है? तो बहुत लोग का सही जवाब होगा वो आता है दक्षिण अमेरिका में। वो कहाँ आता है? दक्षिण अमेरिका में आता है। तो दक्षिण अमेरिका में टोटल जो कंट्री है वो है 12 देश। वो कितना है? वो है 12 देश। तो चलिए हम दक्षिण अमेरिका के बारे में खासियत जानते हैं। आज एक महादेश को बढ़िया से कंप्लीट करते हैं, करंट अफेयर के बहाने वर्ल्ड ज्योग्राफी का क्लियर करते हैं। तो दक्षिण अफ्रीका में नंबर ऑफ जो कंट्री है, तो कितना बोलना है? 12 देश है। तो सबसे बड़ा देश वो है आपका ब्राजील। और कौन है? वो आपका है ब्राजील है। तो ब्राजील किस महादेश में आता है? दक्षिण अमेरिका में आता है। चलिए, सबसे शुष्कतम मरुस्थल, यार ऐसे शुष्कतम मतलब होता है ड्राइस्ट, जहां पर बारिश कई सालों से नहीं हुई है उसको कहते हैं शुष्कतम। तो वो है आपका अटकामा मरुस्थल। अटकामा मरुस्थल ये आपका है, जो कि चिली में है। अर्जेंटीना में भी इसका थोड़ा सा हिस्सा है, लेकिन सबसे ज्यादा जो है वो आपका चिली में है, तो चिली में बोलते हैं। तो सबसे शुष्कतम मरुस्थल का नाम क्या है? अटकामा मरुस्थल। सबसे लंबी पर्वतमाला माउंटेन रेंज इंग्लिश में कहते हैं। जैसा कि हिमालय का एक माउंटेन रेंज है, उत्तरी अमेरिका में रॉकी एक माउंटेन रेंज है, यूरोप में आल्प्स एक माउंटेन रेंज है, अफ्रीका में एटलस माउंटेन रेंज है। उसी तरह दक्षिण अमेरिका में जो पर्वतमाला है उसका नाम जो है वो है एंडीज। उसका नाम क्या है? एंडीज। ये 7 देशों में फैला हुआ है। तो आप बोल सकते हैं कि विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला, यानी जो एंडीज पर्वतमाला है, माउंटेन रेंज है, ये केवल दक्षिण अमेरिका की नहीं, संपूर्ण विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है। तो यहाँ पर हम विश्व के जोड़ लेते हैं। विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला जिसका नाम क्या है? एंडीज। दक्षिण अमेरिका के कितने देशों में है? 7 देशों में है। और याद रखना है इसकी कोई ना कोई सर्वोच्च चोटी होगी, उसका नाम है एकांकागुआ। तो यार है ये दक्षिण अमेरिका की सर्वोच्च चोटी है। दक्षिण अमेरिका की सर्वोच्च चोटी। तो याद रखना है दक्षिण अमेरिका की सर्वोच्च चोटी का नाम क्या है? एकांगुआ। किसकी सर्वोच्च चोटी है? तो एंडीज की सर्वोच्च चोटी है। विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला का नाम क्या है? एंडीज। किस महादेश में है? तो दक्षिण अमेरिका में। कितने देशों में फैला है? 7 देशों में फैला हुआ है। विश्व का सबसे शुष्कतम मरुस्थल का नाम क्या है? अटकामा। किस देश में है? चिली में है। और यार सर, चिली विश्व में तांबे के उत्पादन के लिए विश्व प्रसिद्ध है। तांबे के उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है। तो यार है कि तांबे के उत्पादन में प्रथम स्थान विश्व का कौन सा देश रखता है? तो इसका आंसर क्या है? वो है चिली। आपको एक कमेंट बॉक्स में एक
सवाल छोड़ देते हैं ताकि आप कमेंट बॉक्स में आपका आंसर देना है। आपको बताना ये है कि तांबे के उत्पादन में प्रथम राज्य भारत का कौन सा है। फिर से विश्व में तो पता चल गया कि प्रथम स्थान है चिली का, तो आपको बताना है कि भारत में तांबे के उत्पादन में प्रथम राज्य कौन सा है, वो आपको कमेंट बॉक्स में जवाब देना है। बहुत सिंपल जवाब है, बहुत एग्जाम में आता है, तो उम्मीद करते हैं जो जागरूक स्टूडेंट हैं वो कमेंट बॉक्स में जरूर जवाब देंगे। तो विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला एकांगुआ है, और यार ऐसे विश्व की सबसे बड़ी नदी का जो नाम है वो है अमेजॉन। वो क्या है, अमेजन या अमेजॉन नदी बोल सकते हैं। और ये किस महादेश में है, ये आपका दक्षिण अमेरिका में है। तो विश्व की सबसे बड़ी नदी का नाम क्या है, वो है अमेजॉन नदी। और याद रखना है एक और जो वर्ल्ड लेवल पे है, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात क्या है, झरना, जिसको आप लोग इंग्लिश में वाटरफॉल बोलते हैं, वही है जलप्रपात। वो है आपका एंजिल। वो कौन है, वो आपका एंजिल है, एंजिल जलप्रपात। और आपको पता है, अगर नहीं पता है तो बताते हैं, एंजिल जलप्रपात जो है वो है चुरुन नदी पर। कौन नदी पर, चुरुन नदी पर। तो ये सर जलप्रपात है, झरना है, तो कोई ना कोई पानी अगर स्रोत है कोई ना कोई नदी का ही होगा। तो विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजिल जलप्रपात है, जो किस नदी पर है, चुरुन नदी पर है। और किस महादेश में है, दक्षिण अमेरिका में है। और किस देश में है, तो हम छोटा सा यहाँ जगह बचा हुआ है, वेनेजुएला, ठीक है। तो एंजिल जलप्रपात कहाँ है, वेनेजुएला में है। और एक बात और बता देते हैं कि दक्षिण अमेरिका की जो सबसे बड़ा झील है, दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी झील, उसका नाम है टीटीकाका। उसका नाम क्या है, टीटीकाका। और यार है ये दो देश में है, एक का नाम है पेरू और दूसरा का नाम है बोलीविया। तो याद रखना है। तो विश्व का दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा झील का नाम क्या है, टीटीकाका। किस देश में है, पेरू और बोलीविया में है। और आपको पता है, भले टीटीकाका दुनिया का सबसे बड़ा झील ना हो, दुनिया का सबसे बड़ा जो झील है उसका नाम है कैस्पियन सागर, लेकिन टीटीकाका वर्ल्ड लेवल पे एक चीज में आता है। वो क्या है कि दुनिया का सबसे ऊंचा नौगम्य झील, नौगम्य मतलब जहां पर इंसान जा सकता है, तो उसको कहते हैं नौगम्य झील, नेविगेटर लेक इंग्लिश में बोलते हैं। तो विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित झील का नाम है आपका टीटीकाका झील। भले विश्व का सबसे बड़ा झील ना हो, बड़ा झील जो है वो कैस्पियन सागर है। तो विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित झील या नौगम्य झील का नाम क्या है, टीटीकाका झील है, जो किस देश में है, पेरू और बोलीविया में है। तो आप देख सकते हैं दक्षिण अमेरिका से जो जो सवाल इंपॉर्टेंट बनता था वो सब बता दिया गया है। कि गुयाना की राजधानी क्या है, जॉर्ज टाउन है। इसी के भी नए राष्ट्रपति बने हैं मोहम्मद इरफान अली। दक्षिण अमेरिका में देशों की संख्या 12 देश है। सबसे बड़ा देश ब्राजील क्षेत्रफल में। सबसे सुस्तम मरुस्थल अटकामा मरुस्थल कहाँ है, दक्षिण अमेरिका के देश चिली में। चिली किसके लिए प्रसिद्ध है, चिली तांबे के उत्पादन के लिए प्रथम स्थान रखता है। सबसे लंबी पर्वतमाला जो एंडीज है वो पूरे विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है। कितने देशों में है, 7 देशों में है। जो एंडीज पर्वतमाला है उसकी सर्वोच्च चोटी का नाम क्या है, एकांगुआ, जो दक्षिण अमेरिका की सर्वोच्च चोटी है। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात का नाम है एंजिल जलप्रपात, जो किस देश में है, वेनेजुएला में है। जो किस नदी पर है, चुरुन नदी पर है। दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा झील का नाम है टीटीकाका झील, जो कि किस देश में है, पेरू और बोलीविया में है। और टीटीकाका झील विश्व में सबसे ऊंचाई पर स्थित या नौगम्य झील जो है वो कौन है, टीटीकाका झील। तो उम्मीद करते हैं आज का डिस्कशन, पहला क्वेश्चन जो है आपको अच्छा लगा होगा। चलिए हम दूसरा नंबर सवाल पे आते हैं। दूसरा नंबर सवाल अच्छे से देखिए, ये बहुत गर्व वाली बात है सर कि वेनिस, आपको पता है सर वेनिस जो शहर है वो आपका इटली में है। कहाँ है, इटली में है। दुनिया सबसे खूबसूरत शहरों में गिनती होता है वेनिस का। चलिए, वेनिस फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट डायरेक्टर, जिसको आप निर्देशक बोलते हैं, जो फिल्म का निर्माण करता है, बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड किसे मिला। और यार है सर ये पहली भारतीय है जिनको ये मिला है। तो ऑप्शन क्या क्या है, अनुराग कश्यप, ठीक है, गैंग्स ऑफ वासेपुर, बहुत सारा मूवी डायरेक्ट किए हैं। मेघना गुलजार राजी, जो आप मूवी देखे हैं आलिया भट्ट का, उसके डायरेक्टर है मेघना गुलजार। जोया अख्तर, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा के डायरेक्टर हैं जोया अख्तर। और चौथा जो है वो है अन्नपूर्णा राय। तो इसका जो आंसर है वो है अन्नपूर्णा राय। वो क्या है, अन्नपूर्णा राय। तो वेनिस फिल्म फेस्टिवल जो 2025 में हुआ था, उसमें पहली भारतीय थी जिन्हें बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला। और इसका आंसर क्या है, अन्नपूर्णा राय। तो अब सवाल आता है सर, डायरेक्टर का, निर्देशक का सर्वोच्च सम्मान मिला, तो किसी ना किसी मूवी का निर्देशक तो क्या होगा, वो मूवी का नाम क्या है। चलिए हम सब कुछ जानते हैं।
तो इसका जो आंसर है वो है आपका अन्नपूर्णा राय, अन्नपूर्णा रॉय। और मूवी का नाम या फिल्म का नाम है, फिल्म हिंदी में है सर 2024 में ही रिलीज हुआ है। तो बताइए जो मूवी इंडिया में नहीं चला उसको दिया गया है मान सम्मान दिया गया है यूरोप के देश इटली के शहर वेनिस में। तो लगता है कि मूवी देखना ही पड़ेगा, आखिरकार इस मूवी में ऐसा क्या था जो इसको पहला निर्देशक बनी जो ये अवार्ड सम्मानित किया गया है। चलिए मूवी का नाम है, फिल्म का नाम है सॉन्ग्स ऑफ फॉरगॉटेन ट्रीज, ठीक है, ये मूवी का नाम है। तो अगर पूछा जाएगा कि वेनिस फिल्म फेस्टिवल बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड किसको मिला, अन्नपूर्णा रॉय को मिला, ठीक है, किस फिल्म के लिए मिला, तो फिल्म का नाम जानना बिल्कुल जरूरी है सर, सॉन्ग्स ऑफ फॉरगॉटेन ट्रीज, सॉन्ग्स ऑफ फॉरगॉटेन ट्रीज है। और वेनिस कहाँ है, वेनिस आपका इटली में है। और आपको पता है इटली की पीएम का नाम आपको पता है सर, बहुत फेमस पीएम है, हमेशा मीम इनका आता है नरेंद्र मोदी जी के साथ। तो देखते हैं, बताइए इसका पीएम का नाम क्या है, बताइए, एक महिला है, हिंट देते हैं, एक महिला है, बताइए। नरेंद्र मोदी के साथ हमेशा मीटिंग होता है तो हमेशा मीम हाथ भी मिलाते हैं तो हमेशा मीम बन जाता है। तो इनका नाम है जॉर्जियो मेलोनी, इनका नाम जो है वो है जॉर्जियो मेलोनी, ये है इटली के पीएम, ये है इटली के पीएम। तो इटली के प्राइम मिनिस्टर का नाम क्या है, जॉर्जियो मेलोनी, इनका मीम हमेशा वायरल होते रहता है। तो सवाल बड़ा अच्छा था कि वेनिस फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट डायरेक्टर या बेस्ट निर्देशक या सबसे निर्देशक का अवार्ड किसे मिला, उसका नाम है अन्नपूर्णा रॉय। किस फिल्म के लिए मिला, सॉन्ग ऑफ फॉरगॉटेन ट्रीज के मिला, 2024 में मूवी रिलीज हुआ है, अभी तक हम भी नहीं देखे हैं लेकिन अब देखेंगे, आजकल में इसको कंप्लीट करेंगे। इटली के पीएम का नाम क्या है, जॉर्जियो मेलोनी। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 आपको समझ में आया होगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। 3 सवाल ठीक है सर, दिवस से है, तो दिवस से आप देखिए, विश्व फिजियोथेरेपी दिवस, वर्ल्ड फिजियोथेरेपी ऑलरेडी एक इंग्लिश वर्ड है, वर्ल्ड फिजियोथेरेपी दिवस हर साल कब मनाया जाता है, हर साल कब मनाया जाता है। तो इसका ऑप्शन क्या क्या है आपके सामने, 8 सितंबर, 14 सितंबर, 15 सितंबर, 16 सितंबर। तो इसका जो आंसर है वो है आपका 8 सितंबर, इसका जो आंसर है वो है 8 सितंबर। बहुत सारे स्टूडेंट को ये सवाल ही समझ में नहीं आएगा, रटने का वो रट लेगा कि वर्ल्ड फिजियोथेरेपी दिवस हर साल मनाया जाता है 8 सितंबर को। अब सवाल आता है सर फिजियोथेरेपी मतलब होता क्या है, फिजियोथेरेपी मतलब होता क्या है, चलिए हम जानते हैं डिटेल से। फिजियोथेरेपी का अर्थ होता है क्या है, आपको पता है सर जब भी कोई बीमारी होता है आमतौर पे हम दवाई का सेवन करते हैं, दवाई यानी मेडिसिन लेते हैं या ऑपरेशन कराते हैं, ऑपरेशन कराते हैं। जबकि फिजियोथेरेपी में कहा जाता है कि आप ना दवाई का प्रयोग किया जाए ना ही ऑपरेशन का प्रयोग किया जाए। तो किसके द्वारा, तो यहाँ आप यूज कर सकते हैं, व्यायाम कर सकते हैं यानी एक्सरसाइज कर सकते हैं मेडिटेशन कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, गर्म या ठंडे पानी का प्रयोग कर सकते हैं सेकने के लिए, गर्म या ठंडे पानी का प्रयोग सेकने के लिए, सेकने के लिए कर सकते हैं, इसी को बोलते हैं फिजियोथेरेपी। फिजियोथेरेपी कभी कभी आप देखे होंगे, ये माने चलिए यहाँ गठिया का बीमारी हो गया, ये हिल नहीं पा रहा है, तो फिजियोथेरेपी आराम से बोलता है कि धीरे धीरे हिलाइए, आराम से एक्सरसाइज कीजिए, आप आराम से गर्म पानी लगाइए। या माने चले ना पैरालिसिस हो गया, पैरालिसिस हो गया, ये हाथ काम नहीं कर रहा है, तो भाई साहब वहाँ ना दवाई काम करेगा ना ही काम करेगा आपका ऑपरेशन, तो आराम से फिजियोथेरेपिस्ट आता है आज की डेट में, तो हर दिन का वो पैसा लेता है, 2 घंटे का 300 रुपया 400 रुपया चार्ज करता है। जिसके परिवार में डॉक्टर बोला है कि फिजियोथेरेपिस्ट का जरूरत है वही जानता है इसका महत्व कितना है। अगर हाथ में लकवा मार दिया, हाथ काम नहीं कर रहा है, तो फिजियोथेरेपी आराम से इसको मालिश करता है, आराम से मालिश करता है, धीरे 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 जाके बोलता है एक्सरसाइज कीजिए, हाथ को धीरे धीरे करके ऐसे करके हिलाइए, जैसे भी बोलता है बस ठीक हो जाएगा। यानी जब आप दवाई ऑपरेशन पे कम निर्भर रहते हैं और व्यायाम मेडिटेशन गर्म ठंडा पानी का प्रयोग सेकने के लिए करते हैं, तो उसको बोलते हैं हम लोग क्या बोलते हैं, फिजियोथेरेपी बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, फिजियोथेरेपी बोलते हैं। तो उम्मीद करते हैं फिजियोथेरेपी का अर्थ अब आप भूलिएगा नहीं। तो विश्व फिजियोथेरेपी दिवस हर साल कब मनाया जाता है, तो हर साल मनाया जाता है 8 सितंबर को। कब मनाया जाता है, 8 सितंबर को मनाया जाता है, ठीक है। तो जान लेते हैं इसका थीम क्या था, इसका थीम क्या था, वर्ल्ड फिजियोथेरेपी का थीम, जिसको आप विषय भी बोलते हैं, थीम था स्वस्थ बुढ़ापा, दुर्बलता और गिरने
की रोकथाम पर ध्यान। देखिए सर, फिजियोथेरेपी का जरूरत आमतौर पे इस अवस्था में नहीं पड़ता। हाँ, अगर आपका एक्सीडेंट हो गया है इस अवस्था में तो अलग बात है। आमतौर पे फिजियोथेरेपी का जो जरूरत पड़ता है वो पड़ता है बुजुर्ग अवस्था में, और बुजुर्ग अवस्था में गलती से इंसान गिर जाता है तो फिर आपको पता है जीवन में उनका मरण ही है। फिर धीरे धीरे उनका सारा शरीर का जो अंग है धीरे धीरे काम करना बंद कर देगा। तो इसका जो थीम था वो क्या था? स्वस्थ बुढ़ापा। स्वस्थ बुढ़ापा, दुर्बलता और गिरने की रोकथाम पे क्या करना? ध्यान देना। क्योंकि आपको पता है सर, बुजुर्ग अवस्था में एथराइटिस, जिसको आप गठिया नामक बीमारी होती है, पैर का ये पोर्शन हिलता नहीं है, हाथ का ये पोर्शन हिलता नहीं है, कब इंसान जो है बेड से उठ नहीं पाता है, तो उसके लिए किसका जरूरत पड़ता है? फिजियोथेरेपिस्ट का जरूरत होता है। धीरे धीरे वो आराम से गर्म पानी से सेकता है, एक्सरसाइज करने को बोलता है। तो उम्मीद करते हैं ये सवाल आपको समझ में आएगा। तो विश्व फिजियोथेरेपी दिवस हर साल कब मनाया जाता है? 8 सितंबर को मनाया जाता है, और थीम इसका क्या था? स्वस्थ बुढ़ापा। बस इतना, ये सब याद करके रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, कि दुर्बलता और गिरने के रोकथाम पर ध्यान देना, आपको बस इतना याद रखना है। तो बताइए, आप खुद बताइए, क्या फिजियोथेरेपिस्ट का जरूरत अभी हमको है? तो इसका जवाब है नहीं। क्या बुजुर्ग आदमी को है? तो इसका जवाब है हाँ, ठीक है, क्योंकि शरीर का बहुत सारा अंग काम नहीं करता है, तो दवाई आपको बोलता है कि जितना भी दवाई दिया जाए वो अब असर करना बंद कर दिया है। तो इसीलिए आप क्या कर सकते हैं? उसको फिजियोथेरेपिस्ट के जाके ठीक करवा सकते हैं डेली। तो ये सवाल समझ में आया। अब बढ़ते हैं अगला सवाल की ओर। अगला सवाल देख लीजिए जल्दी से। हाँ, हीरो मोटोकॉर्प, आपको पता है सर, 2 व्हीलर बनाता है हीरो मोटोकॉर्प। हीरो मोटोकॉर्प के नए सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? किसे नियुक्त किया गया है? निरंजन गुप्ता, आनंद महेंद्रा, हर्षवर्धन चितले, अजय बंसल। तो इसका जो आंसर है वो है हर्षवर्धन चितले। नाम बड़ा प्यारा है, हौ से हीरो, हौ से हर्षवर्धन, याद रखना आसान है। हौ से हर्षवर्धन, हौ से हीरो। वैसे भी सर, प्राचीन भारत में हर्षवर्धन हीरो से कम नहीं थे। आज आपको पता है वर्धन वंश या पुष्यभूति वंश के महान शासक हैं हर्षवर्धन। कहा जाता है सर, हुएंगसांग जो प्रसिद्ध चीनी यात्री थे वो किसके शासनकाल में आए थे? हर्षवर्धन के शासनकाल में आए थे। जो प्रयाग में कुंभ मेला है उसकी शुरुआत किसने की थी? हर्षवर्धन ने की थी। तो हर्षवर्धन भारतीय इतिहास के भी महान शासक हैं। तो हीरो मोटरकॉर्प के नए सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया? इसका आंसर कौन है? हर्षवर्धन चितले। थोड़ा सा हम जानते हैं हीरो मोटरकॉर्प के बारे में। हीरो मोटरकॉर्प के बारे में हम लोग जानते हैं। हीरो मोटरकॉर्प के जो फाउंडर है, संस्थापक जिसको आप बोल सकते हैं, संस्थापक जो है वो हैं आपके ब्रिज मोहन लाल मुंजाल। जिस तरह से अंबानी, अडानी, टाटा, बिरला एक फेमस टाइटल है, उसी तरह मुंजाल जहां भी आ जाएगा तो समझ जाइए उनका संबंध किससे है? हीरो मोटरकॉर्प से है। तो यार ये संस्थापक कौन है? ब्रिज मोहन लाल मुंजाल है। तो ये सवाल समझ में आया, बड़ा सिंपल सवाल था कि हीरो मोटरकॉर्प के नए सीईओ के रूप में कौन नियुक्त किया है? तो उसका नाम क्या है? हर्षवर्धन चितले। संस्थापक कौन है? ब्रिज मोहन लाल मुंजाल। तो और कोई बहुत बड़ा सवाल नहीं है। हाँ, एक बात आपको और बता दें सर, हीरो मोटरकॉर्प में अगर बाइक का नाम लिए तो बहुत सारा बाइक आता है, ठीक ठाक आता है। जैसे स्प्लेंडर आता है, सबसे बढ़िया बाइक है, एवरेज सही देता है। एक्सट्रीम आता है, इम्पल्स आता है मोटरकॉर्प, हीरो मोटरकॉर्प में। लेकिन आपको पता है एक कंपनी है जो यूथ में कम से कम बहुत फेमस है, जिसका नाम है रॉयल इनफील्ड। रॉयल इनफील्ड। हर यूथ का कोई ऐसा यूथ होगा शायद ये गाड़ी पसंद नहीं होगा, बहुत सारा यूथ है जिसको ये गाड़ी पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी माने चलते हैं जो मेजोरिटी ऑफ यूथ है उसको ये गाड़ी क्या है बहुत पसंद आता है, जिसका नाम क्या है? आमतौर पर इसको बुलेट बोलते हैं। रॉयल इनफील्ड जो कंपनी है, आपको पता है इसका फाउंडिंग कहाँ हुआ था? इसका फाउंडिंग जो हुआ था, इसका जो हेडक्वार्टर है ये है चेन्नई। और एक बार आरआरबी एनटीपीसी में सवाल आ गया था कि रॉयल इनफील्ड का मुख्यालय कहाँ है? तो रॉयल इनफील्ड का जो मुख्यालय है वो कहाँ है? चेन्नई। यानी साउथ बेस्ड कंपनी है, ये साउथ की एक कंपनी है। आमतौर पे समझते कि नॉर्थ इंडिया की कंपनी है, लेकिन रॉयल इनफील्ड जो है वो साउथ स्टेट कंपनी है और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? चेन्नई। चलिए, ये सवाल हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, बहुत प्यारा सवाल है। स्वस्थ नारी सशक्त परिवार, एकदम सही चीज, ठीक है। जब तक हमारे घर में जो महिला है अगर वो स्वस्थ नहीं रहेंगी, जैसे कभी मेरी मम्मी बीमार हो जाती है तो हम पापा जिसका है सब खटिया खड़ा होता है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। फिर मम्मी एक तरह का बेक बोन होती है, रीढ़ की हड्डी होती है। जब रीढ़ की हड्डी कमजोर होता है तो पूरा शरीर अपंग हो जाता है। तो भारत सरकार ने एक अभियान चलाया है जिसका नाम क्या है, ये चलाने वाला है, जिसका नाम क्या है? स्वस्थ नारी सशक्त परिवार। यानी स्वस्थ अगर नारी होगी, हेल्दी अगर नारी होगी तो परिवार क्या होगा? मजबूत होगा। अभियान का शुभारंभ किस तिथि को होगा? यानी अभी तक हुआ नहीं है, किस तिथि को होगा? बड़ा अच्छा सवाल है।
इसका आंसर जो है वो है आपका 17 सितंबर। और ये सवाल आने की संभावना ही बहुत ज़्यादा है। नरेंद्र मोदी ने घोषणा कर दिया कि स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान की शुरुआत जो होगी वो होगी 17 सितंबर को। ये जो अभियान चलेगा सर, ये चलेगा आपका 17 सितंबर से 2 अक्टूबर, यानी गांधी जयंती के दिन इसका समापन होगा। तो बड़ा सिंपल सवाल है कि स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान की शुरुआत कब होगी? 17 सितंबर को होगी। और कब समाप्त किया जाएगा? 2 अक्टूबर। आपको पता है 2 अक्टूबर को गांधी जयंती है। अब इसमें होगा क्या? तो आपको बता देते हैं इसमें क्या होगा। भारत सरकार 7.5 लाख शिविर निर्माण करेगा भारत के विभिन्न कोनों में। ठीक है, आराम से वहां बैठ के लगेगा, वहां 2-3 महिला पुरुष रहेगा और समझाया जाएगा कि जो प्रेग्नेंट महिला है उनको हेल्थ के लिए क्या क्या भोजन करना चाहिए, बच्चों को पोषण देने के लिए कौन कौन भोजन करना चाहिए, सब कुछ मेडिकल जांच करेगा। अगर कोई महिला आपके परिवार में है और उनको बॉडी चेकअप की जरूरत है, सारा चीज फ्री में होगा। सारा चीज क्या होगा? फ्री में होगा। आज बहुत फुल बॉडी चेकअप का 3000-4000 दिया जाता है, लेकिन जब कैंपेन स्टार्ट होगा 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक, तो कितना शिविर लगाया जाएगा? 7.5 लाख शिविर लगाया जाएगा अक्रॉस द इंडिया, यानी पूरे भारत में लगाया जाएगा 7.5 लाख। और हर महिला का टीकाकरण होगा, जांच किया जाएगा, बच्चों का टीकाकरण होगा, पूरा फुल बॉडी चेकअप होगा, ताकि उनके शरीर में क्या समस्या है उनको समाधान वहीं पर कर दिया जाए। क्योंकि हमारी जो महिला खासकर बिहार में जो है वो हेल्थ चेकअप को लेकर काफ़ी जागरूकता कम है कि जब तक कोई बड़ा बीमारी नहीं हुआ तब तक हेल्थ चेकअप कराएंगे नहीं। हो सकता है हेल्थ चेकअप कराए कुछ ना कुछ बीमारी निकल जाए तो हदस जाता है इंसान। लेकिन सरकार का कहना है कि जितनी भी महिलाएं, खासकर महिलाएं हैं जिसको कहते हैं कि परिवार का एक रीढ़ की हड्डी होती है, उनको अपना बॉडी चेकअप कराना ही चाहिए, ताकि उनको समझ में आ जाए छोटी मोटी बीमारी होने वाली है तो पहले ही बॉडी उनको बता देगा, आपको ये बीमारी होने वाली है, तो पहले से ही क्या करेंगे, धीरे धीरे रोकथाम करना आरंभ कर देंगे। लेकिन अचानक अगर कोई बड़ी बीमारी हो गया तो पूरा परिवार बर्बाद हो जाता है उसके चक्कर में। तो इसीलिए ये नए मोदी सरकार का, बीजेपी सरकार का बहुत बड़ा कदम है। अब इसका लाभ कैसे मिलता है कैसे नहीं मिलता है तो देखना दिलचस्प है। बिहार में खासकर कहाँ कैंपेन लगता है, हमारे जिला में या पटना में कैंपेन लगता है कि नहीं लगता है, ये सब देखना है। क्योंकि आमतौर पर ये जो अभियान है केवल करंट अफेयर में ही बन के रह जाता है, धरातल पे बहुत कम नजर आता है। तो स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान का शुभारंभ की स्थिति होगा वो है 17 सितंबर। और 17 सितंबर कब तक चलेगा? 2 अक्टूबर तक चलेगा, जिसके तहत 7.5 लाख शिविर लगाया जाएगा महिलाओं और बच्चों को जागरूक करने के लिए अपने स्वास्थ्य के प्रति किया जाएगा। तो आप ये बताइए सर, यहाँ स्वास्थ्य जो बार बार आ रहा है, तो बताइए विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड हेल्थ डे कब मनाया जाता है? तो बड़ा सिंपल है सर, 100 से स्वास्थ्य 100 से 7, तो इसका आंसर है 7 अप्रैल। इसका आंसर क्या है? 7 अप्रैल। तो यार है सर, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को मनाया जाता है, हर साल मनाया जाता है। और 2025 में इसका थीम क्या था? 2025 में इसका थीम क्या था? बड़ा अच्छा सवाल है, क्योंकि हम लोग करंट अफेयर जो है अगस्त से स्टार्ट किए हैं, तो अप्रैल का करंट अफेयर नहीं पढ़े हैं, इसलिए हम चाहते हैं जो पुराना जो महत्वपूर्ण दिवस है वो भी हम इसी बहाने रिविजन कराते जाएं। तो विश्व स्वास्थ्य दिवस का तो याद करना कितना आसान है। तो 100 से 7, 100 से स्वस्थ, और आपको याद रखना है। तो देखिए स्वास्थ्य में कितना अक्षर है? 100 4। और आपको पता है अप्रैल कितना महीना में आता है? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, चौथा महीना में आता है। अगर आप दिमाग लगाइएगा तो याद कर सकते हैं, वरना कोई बात नहीं, आप यूं ही याद कर सकते हैं। तो विश्व स्वास्थ्य दिवस कब? 7 अप्रैल को मनाया जाता है। 2025 में इसका थीम क्या था? 2025 में इसका थीम क्या था? तो थीम बड़ा प्यारा है, सोच समझ के रखा गया था। स्वस्थ शुरुआत, आशापूर्ण भविष्य। आशापूर्ण भविष्य अगर इंग्लिश में बोला जाए तो हेल्थ बिगिंस होपफुली फ्यूचर, यानी अगर आप सुबह सुबह खाना बढ़िया खाते हैं तो स्वस्थ शुरुआत करते हैं तो भविष्य क्या होगा? आशापूर्ण होगा। तो विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया गया था? कब मनाया जाता है? हर साल 7 अप्रैल को मनाया जाता है। 2025 में इसका थीम क्या था? स्वस्थ शुरुआत, आशापूर्ण भविष्य। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया। तो स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान कब से आरंभ होगा? 17 सितंबर से। कब तक चलेगा? 2 अक्टूबर तक चलेगा। इसका उद्देश्य क्या था आपको समझ में आ गया? चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो यार है सर, इसका PDF आपको भेज दिया जाएगा टेलीग्राम चैनल पे, रोजगार के जुगाड़ पे। कल का PDF भेज दिया है, जो नहीं देखे हैं या नहीं लिखे हैं तो कृपया कर लिखें। अब आगे, संघर्षण ठाकुर नाम, ठीक है, संघर्षण ठाकुर जो दिग्गज पत्रकार थे, ठीक है, जर्नलिस्ट इंग्लिश में कहते हैं, पत्रकार थे। उनका संबंध किस समाचार पत्र से था?
था इसीलिए क्योंकि हाल ही में इनका निधन हो गया। हाल ही में क्या हो गया, इनका निधन हो गया। और ये बिहार के थे और बहुत बड़ा इनका योगदान है एक चीज में। तो आपको समझाते हैं कि आखिरकार सर जर्नलिस्ट का भी एग्जाम में सवाल आता है। हाँ, जर्नलिस्ट का सवाल आता है कि अगर वो जर्नलिस्ट बहुत बड़े होंगे तो दिग्गज होंगे, तो काफी बड़े बड़े दिग्गज जर्नलिस्ट थे सर। तो संकर्षण ठाकुर जो दिग्गज पत्रकार थे, उनका संबंध किस समाचार पत्र से था? तो ऑप्शन में क्या है, द हिंदू, द टेलीग्राफ, द इंडियन एक्सप्रेस, द टाइम्स ऑफ इंडिया। तो इसका जो आंसर है वो है आपका द टेलीग्राफ, जो कलकत्ता से छपता है। इसका जो आंसर है वो है संकर्षण ठाकुर किस समाचार पत्र से संबंध रखते थे? टेलीग्राफ से संबंध रखते थे। चलिए इनके बारे में जान लेते हैं। इनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था पटना बिहार में। उनका जन्म जो हुआ था वो पटना बिहार में हुआ था। और हाल ही में चर्चा में गए थे, पता है, इन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री जो वर्तमान में नीतीश कुमार की आत्मकथा लिखी है। तो अब बताइए सर ये कितना इंपॉर्टेंट है, इसीलिए हम इसको डाल दिए हैं कि कैसे ना कैसे ये किताब के बारे में बताना था, तो आ गया है। तो संकर्षण ठाकुर का हाल ही में निधन हुआ है। वो एक जर्नलिस्ट थे, पत्रकार थे। उनका संबंध किस न्यूज़पेपर से था? उनका संबंध था द टेलीग्राम से। और इनका जन्म कहाँ हुआ, यानी ये बिहारी थे, पटना बिहार में हुआ था। और इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, पुस्तक का नाम देख लेना है। पुस्तक का नाम VVI है, सिंगल मैन द लाइफ एंड टाइम्स ऑफ नीतीश कुमार ऑफ बिहार। इतना लंबा नाम है, लेकिन आपको बस फिलहाल इतना ही याद रखना है, सिंगल मैन। अब पूरा नाम याद रखना है, कम से कम द लाइफ ऑफ टाइम्स याद रखना है। बीच में डाल देना है क्या, नीतीश कुमार कहाँ के मुख्यमंत्री हैं? बिहार के मुख्यमंत्री, तो बिहारी रहेगा। तो ये जो पुस्तक है, इतना जो लंबा चौड़ा जो टैगलाइन के साथ नाम दिया हुआ किताब का, तो ये पुस्तक के लेखक कौन है? संकर्षण ठाकुर। किस पर लिखा गया था? नीतीश कुमार पर लिखा गया था। गांधी मैदान में भी ये पुस्तक का विमोचन किए थे कौन? नीतीश कुमार ही किए थे। नीतीश कुमार के बारे में आरंभिक जीवन, स्कूल लाइफ, स्कूल में जो प्रोटेस्ट करते थे, जो विद्यार्थी उनका जीवन था, सब कुछ इसमें वर्णन है। इसीलिए ये आदमी बहुत फेमस है। तो अलग से आप देखा गया है कि बिहार SSC सीजल 2019 में ये सवाल पूछा गया सवाल है कि सिंगल मैन द लाइफ एंड टाइम्स ऑफ नीतीश कुमार ऑफ बिहार के लेखक कौन है? वो है संकर्षण ठाकुर। तो उम्मीद करते हैं ये महत्व आपको समझ में आया होगा। और किस समाचार पत्र के संपादक थे? द टेलीग्राफ। चलिए हम समाचार पत्र के बारे में जानते हैं। हेडिंग डालते हैं, भारत में समाचार पत्र का इतिहास। समाचार पत्र का इतिहास यार है। मॉडर्न इंडिया का VVI टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। मॉडर्न इंडिया का VVI टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। स्किप एकदम नहीं करना है, अंत तक वीडियो को देखना है। तो भारत में समाचार पत्र का इतिहास, चलिए यहां से स्टार्ट करते हैं। भारत का पहला समाचार पत्र का नाम जो है वो है बंगाल गजट। वो कौन है? बंगाल गजट है, जो कब प्रकाशित हुआ था? 1780 में। किसके द्वारा? जेम्स हिक्की के द्वारा। तो जाहिर सी बात है सर, किसी को भारतीय को ये हक नहीं था कि अंग्रेज के खिलाफ छाप सके, इसलिए एक अंग्रेज ही आगे आए और भारत में जो अंग्रेजों द्वारा शोषण हो रहा था उसी के बारे में बढ़ चढ़ के लिखना स्टार्ट हुआ। तो भारत का पहला समाचार कितना बार आया ये हम आपको बता भी नहीं सकते हैं कितना बार आया, 20 बार या 25 बार। भारत का पहला समाचार पत्र का नाम क्या है? बंगाल गजट। कब प्रकाशित हुआ? 1780 में प्रकाशित हुआ। कौन इसके संपादक थे, फाउंडर कौन थे? जेम्स हिक्की। लेकिन आपको दुर्भाग्य की बात है, मात्र 2 साल के बाद, यानी 1782 में ये बंद हो गया। और ये जो समाचार पत्र बंगाल गजट है, ये किस लैंग्वेज में छपता था? ये छपता था इंग्लिश में। और मात्र 2 साल में ही अंग्रेजों ने क्या किया? जेम्स हिक्की के समाचार पत्र को बंद करवा दिया, क्योंकि बंगाल गजट में सच्चाई लिखा जा रहा था। अंग्रेजों का शोषण जो हो रहा था बड़ी मात्रा में, अंग्रेजों के द्वारा जो शोषण हो रहा था भारतीयों का बड़ी मात्रा में, वो लिखा जा रहा था। किसके द्वारा? जेम्स हिक्की के द्वारा। तो जेम्स हिक्की के विरोध में कई सारे अंग्रेज आए कि तुम ब्रिटेन का होने के बावजूद भी ब्रिटेन के खिलाफ लिखता है तो बंद कर दिया जाए। तो 1782 में इसे बंद कर दिया गया। तो याद रहे सर, भारत का पहला समाचार पत्र कौन था? बंगाल गजट। कब प्रकाशित हुआ? 1780 में। संपादक कौन थे, फाउंडर कौन थे? जेम्स हिक्की। और कब बंद हुआ? 1782। तो चलिए, लेकिन यानी एक बात तो समझ में आ गया, ये जो समाचार पत्र था वो था किस भाषा में? इंग्लिश में। अब सवाल पूछता है कि भारत का पहला हिंदी समाचार पत्र का नाम क्या था? भारत का पहला, ये क्या है, हिंदी इंग्लिश सब मिला के पहला समाचार पत्र था। लेकिन अब सवाल आता है कि भारत का पहला हिंदी समाचार पत्र अगर ये सवाल आ जाए तो बताइए। और ये सवाल बहुत बार आ चुका है। मॉडर्न इंडिया के दोनों महान सवाल है, मॉडर्न इंडिया का महान सवाल है। तो इसका जो आंसर है वो है आपका
उदंत, चलिए इसको इस जगह नहीं है तो यहाँ लिखते हैं, हाँ उदंत मारदंड, इसका जो है उदंत मारतंड, ये आपके समाचार पत्र का नाम है, ये लेखक का नाम नहीं है, संपादक का नाम नहीं है। तो भारत का पहला हिंदी समाचार पत्र का नाम क्या है? उदंत मारदंड। और याद है सर, ये कब प्रकाशित हुआ? 1826 में। और इसके संपादक कौन थे? इसके जो संपादक थे उनका नाम है पंडित जुगल किशोर शुक्ला। पंडित जुगल किशोर शुक्ला। और कहां से प्रकाशित हुआ? कलकत्ता से। कहां से प्रकाशित हुआ? कलकत्ता से प्रकाशित हुआ था। तो यानी अगर कोई बोले कि भारत का पहला समाचार पत्र कौन है, तो बंगाल गजट कब प्रकाशित हुआ? 1780 में प्रकाशित हुआ। किसने इसका संपादक किया था? जेम्स हिक्की ने किया था। किस लैंग्वेज में था? इंग्लिश में। अगर पूछे भारत का पहला हिंदी समाचार पत्र, उसका नाम है उदंत मारदंड। कब प्रकाशित हुआ? 1826 में प्रकाशित हुआ। कौन थे संपादक? अगर दिख नहीं रहा है तो हम अच्छे से बोल देते हैं, पंडित जुगल किशोर शुक्ला। कहां से प्रकाशित हुआ? कलकत्ता से प्रकाशित हुआ। तो चलिए आपको हम थोड़ा सा समाचार पत्र के बारे में भी बता दिए हैं। तो आपको बताना है, आपको पता है सर इसके बाद भी बहुत सारा समाचार पत्र चलाया गया था। तो एक व्यक्ति था, अंग्रेज वाइसराय था, जिसका नाम था लॉर्ड लिटन। जिसका नाम क्या था? लॉर्ड लिटन। लॉर्ड लिटन ने समाचार पत्र पे प्रतिबंध लगाने के लिए एक एक्ट लाया था। आपको बताना है कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, यानी भारत में जो देसी भाषाओं में समाचार पत्र चलता था उस पर प्रतिबंध लगाने के लिए एक एक्ट लाया गया था, जिसका नाम था भारतीय वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। तो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि भारतीय वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब लागू किया गया था। फिर से मेरा सवाल है कि देसी भाषाओं यानी बंगाली है, उर्दू है, हिंदी है, तमिल है, तेलुगु है, इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं वर्नाकुलर लैंग्वेज। किसी भी देश का, किसी भी राष्ट्र का देसी भाषा को हम इंग्लिश में बोलते हैं वर्नाकुलर, और हिंदी बोलते हैं देसी भाषा। और देसी भाषा में लोग ज़्यादा जो जागरूक थे, पढ़े लिखे उस समय कम थे, तो इंग्लिश में कम अखबार चलता था और देसी भाषाओं में खूब चलता था। और देसी भाषाओं में जो राइटर थे वो भर भर के लिखते थे। बंगाली में तो बंगाली जो अनपढ़ आदमी भी है तो बंगाली ठीक ठाक पढ़ लेता था इंग्लिश के मुकाबले। तो बड़ी मात्रा में फैल रहा था जागरूकता अंग्रेजों के खिलाफ। तो लॉर्ड लिटन ने क्या किया, जितना भी देसी भाषा का समाचार पत्र था उस पर क्या लगाया? प्रतिबंध लगा दिया। और इसी का नाम है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि भारत में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब पारित किया गया था। फिर से सवाल सुन लीजिए, भारत में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब जारी किया गया था? तो ये दूसरा नंबर सवाल है और कमेंट सेक्शन में सबको जवाब देना है ताकि पता चले कि वो जागरूक है कि जागरूक नहीं है। अगर नहीं पता है तो आप गूगल में सर्च मारें, लेकिन आप जवाब दें। तो अब हम अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। हाँ, 20वीं एशियाई, यानी इससे पहले 19वां हो चुका होगा, 20वीं एशियाई टेबल टेनिस टीम चैंपियनशिप 2025 का आयोजन किस भारतीय शहर में किया जाएगा? आपको पता है सर बहुत सारा गेम अभी भी भारत में हो रहा है। एशियाई आपका हॉकी हुआ राजगीर बिहार में, अब इस बार हो रहा है एशियाई टेबल टेनिस टीम चैंपियनशिप। तो जितना भी खेल से संबंधित प्राइज है, आयोजन है, यूएस कप है, जितना भी कप है, तो उसको क्या किया जाएगा, सैटरडे संडे को एक दिन पूरा करंट अफेयर खेल से संबंधित, करंट अफेयर से संबंधित होगा। यानी खेल से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण घटनाएं घटी हैं पिछले एक सप्ताह से एक महीनाओं के बीच, आपको एक जगह देखने को मिलेगा। आपको किताब में अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन एक बात हमेशा रहे, आज का काम आज हो जाना चाहिए। यानी आज जो करंट अफेयर पढ़ा रहे हैं वो आज याद करें, और जब भी कल हम करंट अफेयर पढ़ेंगे दूसरा, तो आज वाला रिवीजन होना चाहिए। ये नहीं कि आज पढ़े हैं तो आज याद किए, आज भूल गए, फिर कल का पढ़ें, कल का याद रहा तो जो पिछला वाला कल था वो भूल गए। तो ऐसे होना नहीं चाहिए। आम बच्चा यही गलती करता है कि वो आज में जीता है, कल वाला चीज़ जो है उसको भूलते जाता है और फिर बोलता है करंट अफेयर बहुत हार्ड होता है। तो हमेशा याद रखें कि अगर आज वाला पढ़े तो 2-3 दिन या 4 दिन या एक सप्ताह पुराना वाला करंट अफेयर एक बार देख लिया जाए। तो मेरा पूछ रहा है सवाल क्या है कि 20वीं एशियाई टेबल टेनिस टीम चैंपियनशिप 2025 का आयोजन किस भारतीय शहर में होगा? चेन्नई, नई दिल्ली, भुवनेश्वर, अहमदाबाद। तो इसका जो आंसर है वो है उड़ीसा की राजधानी, जिसका नाम क्या है? भुवनेश्वर। इसका नाम क्या है? भुवनेश्वर। तो आपको पता है सर टेबल टेनिस जो है वो एक देश का राष्ट्रीय खेल है। जैसे भारत का राष्ट्रीय खेल तो हॉकी मान लिया गया है, लेकिन अगर कहा जाए संविधान ने अभी तक किसी को भी खेल को राष्ट्रीय खेल नहीं बनाया, लेकिन हमने अभी तक 8 गोल्ड मेडल जीता है हॉकी में अभी तक। तो हम मान के चलते हैं कि मेरा जो राष्ट्रीय खेल है वो क्या है? हॉकी है। लेकिन सिर्फ मानने से तो नहीं होगा ना। अब देखिए भारत के राष्ट्रपिता कहते हैं महात्मा गांधी को, क्या संविधान में राष्ट्रपिता लिखा हुआ है?
तो ये बस बात का है कि राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस ने कह दिया था महात्मा गांधी को, तो एक तरह का चला आ रहा है, परंपरा आ रहा है। जबकि जब तक संविधान उसको मान नहीं लेता है, जैसे जन गण जो मना है वो राष्ट्रीय गान है, तो किसने माना राष्ट्रीय गान है? ये संविधान में लिखा हुआ है कि भारत का जो राष्ट्रीय गान होगा वो जन गण मन होगा, भारत का जो राष्ट्रीय गीत होगा वो वंदे मातरम होगा। तो उसी तरह जब तक संविधान नहीं मानेगा तब तक उसका कोई वैल्यू नहीं है। तो अगर कोई पूछे कि भारत का वर्तमान में राष्ट्रीय खेल क्या है, तो आपको बोलना है नहीं, अभी वर्तमान में कोई नहीं है, और भविष्य में क्या होगा वो संसद के द्वारा तय किया जाएगा, लेकिन वर्तमान में नहीं है। ठीक है, अगर कोई हॉकी बोलता है तो उसको जानकारी थोड़ा सा कमी है, खैर उसको हॉकी ही बोलने दीजिए। अगर आपका बात नहीं मानता है तो हॉकी बोलिए कि हाँ तो मेरे साथ हॉकी है। लेकिन आपको बता दें कि टेबल टेनिस जो है वो एक देश का राष्ट्रीय खेल है, और उस देश का नाम है चीन। तो चीन का, यानी चाइना जिसको आप बोलते हैं, चीन का राष्ट्रीय खेल जो है वो क्या है? राष्ट्रीय जो खेल है वो है टीटी। टीटी को ही हम लोग बोलते हैं टेबल टेनिस। टीटी को क्या बोलते हैं? टेबल टेनिस बोलते हैं। तो याद रखना है। तो चीन का राष्ट्रीय खेल क्या है? या टेबल टेनिस किस देश का राष्ट्रीय खेल है? वो है चीन। चीन कोई छोटा मोटा देश नहीं है जिसको आप इग्नोर कर सकते हैं। अब देखते हैं सर, टेबल टेनिस में भारत के कौन कौन खिलाड़ी जो है वो अभी बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता है खेल में कभी कभी सवाल आ जाता है कि इस खिलाड़ी का संबंध किस खेल से है, इस खिलाड़ी का संबंध किस खेल से है। तो हम जानना चाहेंगे कि टेबल टेनिस में भारत के किस खिलाड़ी का अभी स्वर्ण युग चल रहा है, ये बहुत मेहनत कर रहे हैं। तो चलिए उनका नाम है डाल लेते हैं। एक का नाम तो बहुत फेमस है जिसका नाम है मोनिका बत्रा। जिसका नाम क्या है? मनिका बत्रा। ये बहुत फेमस है, फीमेल है सर। मनिका बत्रा पहला नाम है। दूसरा नाम है सार्थक कमाल। सार्थक कमाल, ये दूसरा नाम है, सार्थक कमाल। तीसरा नाम जो है वो है साथियान गणाशेखरन। गणाशेखरन, ये पूरा नाम है। अब आप देखिएगा सर, अब सवाल आता है सर ये क्यों लिखाए हैं? तो इसलिए लिखाए हैं कि जब एशियाई खेल सितंबर में 18 सितंबर से आरंभ होगा, तो आप देखिएगा ये तीन नाम सबसे चर्चा में रहेगा। ये तीन नाम चर्चा में रहेगा। हो सकता है ये गोल्ड मेडल जीत ले, हो सकता है ये सिल्वर जीत ले, हो सकता है तीनों गोल्ड जीत ले। हम लोग तो फ्यूचरिस्टिक में अच्छा ही सोचेंगे, जब भी सोचेंगे तो हो सकता है। तो फिर आपको याद करने की जरूरत नहीं होगा कि सार्थक कमाल ने हाल ही में गोल्ड मेडल जीता, उनका संबंध किस खेल से है, क्योंकि अभी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो एशियाई टेबल टेनिस में चैंपियनशिप 2025 का आयोजन कहाँ होगा? भुवनेश्वर में होगा। और टेबल टेनिस किस देश का राष्ट्रीय खेल है? चीन का राष्ट्रीय खेल है। और टेबल टेनिस में वर्तमान में कौन कौन महान है जो अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं? तो साथियान गणाशेखरन, मनिका बत्रा, सार्थक कमाल, ये सार्थक लिखा हुआ है। तो उम्मीद करते हैं ये नाम चर्चा में रहेगा सर। जब टेबल टेनिस स्टार्ट होगा तो आप देखिएगा ये तीनों नाम खूब चर्चा में रहेगा। हो सकता है कोई नया नाम भी सामने आ जाए, जब नया नाम सामने आएगा तो उसको भी लिखवा दिया जाएगा। तो आराम से इस सवाल को देख लीजिए, आराम से इस सवाल को देख लीजिए। देख लिए? चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस। ठीक है, आपको पता है सर भारत में या भारत के जैसे बहुत सारे देशों में आत्महत्या यानी सुसाइड जो है वो एक तरह क्राइम है। एक तरह क्या है? क्राइम है। यानी इंसान कितना भी हारा हो, लेकिन सुसाइड जो है वो कभी भी ऑप्शन नहीं होना चाहिए। इंसान के पास हमेशा दूसरा मौका होना चाहिए, दूसरा रास्ता होना चाहिए, वो कभी हिम्मत ना हारे, ऐसा सब सोचना चाहिए। तो विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस इंग्लिश में कहते हैं वर्ल्ड सुसाइड प्रोटेक्शन डे। समझ में आ गया? ये पूरा नाम क्या है? वर्ल्ड सुसाइड प्रोटेक्शन डे। हर साल किस तारीख को मनाया जाता है? हर साल किस तारीख को मनाया जाता है? तो वो है आपका 10 सितंबर। उसका आंसर क्या है? 10 सितंबर है। तो विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस यानी लोगों को जागरूक करना है। कहा जाता है सर WHO के रिपोर्ट के अनुसार, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी जिसको हम लोग कहते हैं विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट के अनुसार हर साल 7,20,000 लोग आत्महत्या करते हैं। लोग क्या करते हैं? आत्महत्या करते हैं। कितना? 7,20,000 लोग विश्व भर में आत्महत्या करते हैं। केवल किसके कारण? लव फेल्योर के कारण, फ्यूचर फेल्योर के कारण, लाइफ फेल्योर के कारण, एग्जाम फेल्योर के कारण, या माँ बाप में नहीं बना, पति पत्नी में नहीं बना, उसके कारण आत्महत्या करते हैं। तो WHO कहना है कि लोगों को जागरूक करना है। लोगों को जागरूक करना है। अगर किसी के मन में ये आ रहा है तो उसको खुल के बात करना चाहिए उस इंसान को। और सामने वाला इंसान को अगर लग रहा है कि इसके मन में थोड़ा भी डाउट आ रहा है तो उसका साथ निभाना चाहिए, उसके साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए, ताकि उसके मन में जो भी है अपना पीड़ा व्यक्त कर पाए। इंसान सुसाइड इंसान तब करता है जब वो किसी से कह नहीं पाता है, अब उसको लगता है कि अंतिम उपाय यही है, तब जाके सुसाइड करता है। तो इसका सबसे अच्छा उपाय है जितना हो वो अकेले कम रहे और दूसरा के साथ क्या बिताए? वक्त बिताए।
तो विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस हर साल किस तारीख को मनाया जाता है? वो है 10 सितंबर को मनाया जाता है। और WHO के अनुसार हर साल कितने लोग आत्महत्या करते हैं? वो है 7,20,000 लोग आत्महत्या करते हैं। और यार इसका थीम क्या था? 10 सितंबर को जो हुआ इसका थीम क्या था? थीम यानी विषय क्या था? तो थीम जो था बड़ा सिंपल है, चेंजिंग द नेरेटिव ऑन सुसाइड। ठीक है, चेंजिंग द नेरेटिव ऑफ सुसाइड यानी विचारधारा, सुसाइड की विचारधारा को क्या करना है? बदलना है। नेरेटिव मतलब विचारधारा ही होता है। तो चेंजिंग द नेरेटिव ऑन सुसाइड यानी सुसाइड पर विचारधाराओं को बदलना है। किसका थीम है? वो इस बार का थीम है। तो उम्मीद करते हैं आज का क्लास आपको समझ में आया होगा, और जो भी सवाल किया गया है आपको क्लास में तो वो कमेंट सेक्शन में जरूर दे, ताकि ये पता चले कि स्टूडेंट जो है वो मेरे साथ साथ कदम से कदम मिला के चल रहा है। और जो भी बताया गया है सर आप उसको कॉपी में लिखिए, PDF इसको भेज दिया जाएगा, जैसे अपलोड होगा इसका PDF भेज दिया जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आज का क्लास आपको समझ में आया। और यार है सर मंडे से बिहार स्पेशल क्लास स्टार्ट होने वाला है, यानी बिहार में जितना भी चैप्टर आता है, बिहार का नदी, बिहार का भूगोल, बिहार का राज्य व्यवस्था, बिहार का इतिहास, सब कुछ आपका स्टार्ट किया जाएगा बड़े स्तर पे। नोट्स तैयार किया जा चुका है और थोड़ा बहुत उस पर काम चल रहा है, मंडे से स्टार्ट हो जाएगा। तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, लाइक करें। तो आइए सेवा यहीं समाप्त हुई, धन्यवाद।